हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में पल्मोनरी किसको इंडिकेट कर रहा है? पल्मोनरी किसको इंडिकेट कर रहा है? हमारे लंग्स को इंडिकेट कर रहा है। मतलब लंग्स में होने वाली जिस टीबी को जो टीबी डिजीज होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जानते हैं डेफिनेशन पार्ट। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन क्या होगी हमारे? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ कंटाजियस मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? ऐसी डिजीज जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज या कंटाजियस डिजीज। इसके अलावा ये क्या हमारा बैक्टीरियल डिजीज, मतलब ये जो हमारी टीबी है वो किसके द्वारा स्प्रेड करती है? बैक्टीरिया के द्वारा करती है। या फिर क्या है? क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज है। तो टीबी क्या है हमारी? कंटाजियस, बैक्टीरियल एंड क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। मतलब एक तो कम्युनिकेबल डिजीज है, इसके अलावा क्या हमारी बैक्टीरिया के थ्रू फैलने वाली डिजीज है, या फिर हमारे क्या है? क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म डिजीज है। जो क्या करती है? दैट मेनली इन्वॉल्व, जो मेनली किसको इन्वॉल्व करती है? लंग्स को। मतलब टीबी हमारे लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड कर सकता है, लेकिन मेनली किसको अफेक्ट करती है? हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। बट मे बी स्प्रेड अदर ऑर्गेनिज्म, इसकी टीबी लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन्स में भी फैल सकती है। तो देखते हो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर टीबी स्प्रेड कर सकती है। तो वो कौन कौन से? हमारे किडनी हो गया, या हमारा इंटेस्टाइन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, लीवर हो गया, या ब्रेन हो गया। तो मतलब टीबी क्या है? कंटाजियस बैक्टीरियल एंड क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो क्या करती है? मेनली डिजीज है जो क्या मेनली किसको इन्वॉल्व करती है? लंग्स को इन्वॉल्व करती है। लंग्स के अलावा ये अनदर कौन कौन से ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है? हमारे लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, या फिर हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ब्रेन हो गया, या किडनी हो गया। तो इस ये हमारे टीबी का डेफिनेशन पार्ट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि टीबी किसके द्वारा कॉज्ड होती है। तो टीबी किसके द्वारा कॉज्ड होती है? इसका मेन जो बैक्टीरियल पार्ट है वो कौन सा? हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो भी ये साइंटिफिक नेम होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं? अंडरलाइन के द्वारा डेलिकेट करते हैं। या फिर हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम अनदर नाम कौन सा दे सकते हैं? ट्यूबरकुल बेसिलस, या फिर हमको इसको क्या लिख सकते हैं? एम ट्यूबरक्लोसिस। मतलब जो टीबी है किसके द्वारा कॉज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या फिर ट्यूबरकल बेसिलाई, या फिर हमारा एम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कैसे स्प्रेड होता है? जैसे ये हमारा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये हमारे जैसे नोज है, नोज के बाद में क्या आता है? हमारा फेरिंक्स आता है, फेरिंक्स के बाद में लेरिंक्स, एंड लेरिंक्स के बाद में हमारा क्या आता है? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के द्वारा कोई हमारा इन्फेक्टेड पार्ट हमारे बॉडी के अंदर गया है, तो ट्रेकिया के बाद ये जाने के बाद हमारा कहां जाएगा? हमारे ब्रोंकाइस पार्ट में जाएगा। ब्रोंकाई में ये हमारे राइट लंग है और ये हमारा लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग राइट सेगमेंट में डिवाइडेड है और लेफ्ट लंग लेफ्ट सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो इसके 3 लोब्स होते हैं और इसके 2 लोब्स होते हैं, अपर और लोअर। इसमें हो गया अपना अपर, मिडल एंड लोअर। तो ये हमारे ट्रेकिया के बाद हमारे कहां आते हैं? ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई फिर किसमें डिवाइडेड होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन डिवाइडेड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद में आता है हमारा टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में हमारा क्या आता है? ये हमारा एयर सैक के अंदर क्या होता है? हमारे एल्वियोलाई होते हैं, जो क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज का वर्क करते हैं। तो टीबी क्या करता है? जैसे ये हमारा ट्रेकिया के अंदर कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया, तो ये ट्रेकिया के बाद किसमें आएगा? हमारे ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई के बाद हमारे जो लंग्स है, लंग्स के अंदर आकर क्या करेंगे? स्प्रेड करेंगे। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या ट्यूबरकुल बेसिलाई है, तो ये क्या? ये ऐसे बैक्टीरिया जो मतलब हमारी बॉडी के अंदर मतलब इफेक्टिवली मतलब लगातार जो अपनी क्या करती है? वृद्धि करती है और हमारे लंग्स को क्या करते हैं? हमारे खराब करते जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे टीबी क्या करता है? लंग्स के अंदर स्प्रेड करता है। इसके अलावा टीबी किससे कॉज होता है? बाय एयर ड्रॉपलेट। जैसे कोई पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन, तो इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या किया? स्नीज की है या कफिंग की है, तो कफिंग करने के दौरान उसके जो बॉडी के अंदर वो इन्फेक्टेड है, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या ट्यूबरकुल बेसिलस है, तो वो क्या हो गया? उसकी बॉडी से बाहर निकल गया है, स्नीज मतलब माउथ के द्वारा। तो वो जो
बाहर निकले वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, हवा के अंदर क्या करेंगे, अपने अपने आप को लाइव रखेंगे 2 से 3 घंटे तक। जैसे कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन आया, तो अनइन्फेक्टेड पर्सन आया तो वो क्या होगा, जैसे उसने उस बैक्टीरिया को नोज के द्वारा इनहेल कर लिया, तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर लंग्स के अंदर जाके क्या करेंगे, उसके लंग्स को इन्फेक्टेड करने लग जाएंगे। तो जो टीबी किसके द्वारा कॉज होता है, बाय एयर ड्रॉपलेट के द्वारा या क्लोज कांटेक्ट के द्वारा। तो ये हमारा हो गया हमारा क्लोज कांटेक्ट क्लोज। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ए प्रिवेंटिव एंड क्यूरेबल। मतलब जो टीबी है, टीबी ऐसी डिजीज है जो, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऐसी डिजीज है जो क्या आती है, प्रिवेंटिव मतलब उसको हम रोक सकते हैं, एंड क्यूरेबल मतलब इसका हम निदान कर सकते हैं, जैसे इसका इन्वेस्टिगेशन करके या नर्सिंग डायग्नोसिस करके हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस पेशेंट को अपनी पुरानी अवस्था में या हेल्दी कर सकते हैं। तो ये था हमारा टीबी के बारे में डेफिनेशन और कॉज। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्टेज ऑफ टीबी, मतलब टीबी की क्या क्या स्टेज होती है। देयर आर वेरियस स्टेज ऑफ टीबी, मतलब टीबी की क्या है, वेरियस स्टेज है। तो सबसे पहली स्टेज हमारी क्या आती है, प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज क्या होती है, जैसे कोई पर्सन है, तो पर्सन ने क्या किया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को क्या कर लिया है, इनहेल कर लिया है। तो इनहेल करने के बाद जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो ट्रेकिया के द्वारा हमारा काम किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद जैसे कोई पर्सन है तो उसकी क्या हुई, इम्यूनिटी पावर लो, मतलब लो हुई, या फिर उसकी लो इम्यूनिटी हुई, तो या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, मतलब उसकी इम्यूनिटी क्या कर रही है, जो बैक्टीरिया है उसको क्या कर रही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही है। तो क्या करेगा, ये जो हमारा टीबी का जो बैक्टीरिया था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो क्या करेगा, लंग्स के अंदर स्प्रेड करके जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या कर देगा, टीबी से इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये तो होती है हमारी प्राइमरी स्टेज ऑफ टीबी। इस जो प्राइमरी स्टेज ऑफ टीबी है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या, मतलब 2 से 3 वीक्स के अंदर क्या शो करने लग जाते हैं, जैसे ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टीज आने लग जाती है, या फिर वो जब कफिंग करता है तो उसके कफिंग के अंदर क्या ड्राई या फिर म्यूकस वाला या ब्लड वाला उसके अंदर दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अनदर साइन और सिम्टम्स शो करने लग जाते हैं। ये तो हो गई हमारी प्राइमरी। इसके बाद में क्या होती है, लेटेंट फेज कौन सी होती है, लेटेंट स्टेज कौन सी होती है। लेटेंट स्टेज में क्या होता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को हमने इनहेल किया है, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हमारे लंग्स के अंदर गए, तो लंग्स के अंदर जो लेटेंट फेज है, लेटेंट फेज में क्या करेगा, ये इसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा, लेटेंट फेज के अंदर जो ह्यूमन होता है वो क्या होता है, थोड़ा हेल्दी होता है। हेल्दी होने के कारण जो उसके अंदर WBC है, तो WBC क्या होगी, सीक्रेट होगी, और WBC सीक्रेट होकर क्या करेगी, जो भी ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आएगी उसको क्या करेगी, इंगल्फ कर जाएगी, मतलब उसको खा जाएगी। तो क्या कर जाएगी, इसको स्प्रेड नहीं होने देगी। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया है, तो बैक्टीरिया क्या किया, अपनी अब नॉर्मल स्टेज के अंदर मतलब जो WBC था उसने क्या कर लिया, उसको इंगल्फ कर लिया है। तो लेटेंट फेज के अंदर ना तो कोई साइन और सिम्टम शो हो गया। उसके बाद में लेटेंट फेज के बाद में हमारी कौन सी आती है, एक्टिव फेज। एक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, जैसे लेटेंट फेज के अंदर क्या है, जो WBC है, WBC ने क्या कर रखा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को क्या कर रखा है, इंगल्फ कर रखा है। तो ये इसको मतलब पकड़ रखा है। तो जैसे एक्टिव फेज होती है, एक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन होता है उसकी जैसे ओल्ड एज स्टेज हुई, या फिर कभी उसकी वो मतलब ज्यादा क्रोनिक टाइम से बीमार हो रहा है, डिजीज हो रही है, तो उसको अंदर क्या करेगी, एक्टिव फेज के अंदर उसकी पर्सन की क्या करेगी, जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण क्या करेगा, जो ये बैक्टीरिया था लेटेंट फेज के अंदर था, तो अब वो किस में आ जाएगा, एक्टिव फेज के अंदर आ जाएगा, और जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा। और इन्फेक्टेड करने के बाद क्या करेगा, उसके अंदर साइन और सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, वो ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज हो जाएगी, और कफ होगा, और उसके चेस्ट में मतलब चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी। इसके अलावा फीवर होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगी, एंड और भी अदर साइन और सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे। अब जैसे ही पर्सन के अंदर साइन और सिम्टम्स शो होने लग गए, तो वो क्या करेगा, कम्युनिकेबल, मतलब टीबी को क्या कर सकता है, वो कम्युनिकेबल कर सकता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन क्या कर सकता है, फैला सकता है। उसके बाद में हमारा है रिस्क फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर, मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के रिस्क फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं।
तो रिस्क फैक्टर किसे कहते हैं? रिस्क फैक्टर ऐसे फैक्टर जो मतलब टीबी को कोज करने में उसको कोजिंग करने में इफेक्ट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क फैक्टर बोलते हैं या कॉजेस फैक्टर बोलते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है अपना क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। जैसा कि हमने देखा है कि क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे कोई पर्सन है वो अनइन्फेक्टेड है, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो वो उसके जो माउथ के अंदर से कफिंग के थ्रू या स्नीजिंग के थ्रू जो बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे, कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो वो क्या करेगा, जो इनइन्फेक्टेड पर्सन होगा वो क्या करेगा? इनहेल्ड कर लेगा। तो ये क्या कर लेगा? क्लोज कांटेक्ट रहेगा किससे? इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। वो इसके थ्रू क्या कर सकता है? हमारे को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस फैल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर माल न्यूट्रिशन। यदि कोई पेशेंट, यदि कोई जैसे ह्यूमन है तो वो अगर माल न्यूट्रिशन, अगर अपनी न्यूट्रिशन को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है या फिर वो माल न्यूट्रिशन का शिकारी हो गया तो उसको भी क्या होगा? ये टीबी होगा, वो क्या करेगा? जल्दी कोज करेगा। तो ये भी इसका क्या है? रिस्क फैक्टर है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लिविंग इन ओवरक्राउडेड हाउस। मतलब जैसे कोई हाउस है, मतलब घर के अंदर, घर रहने वाला घर के अंदर रह सकते हैं 4 से 5 सदस्य, लेकिन उसके अंदर जैसे 20-25 जने रह रहे हैं तो वो ओवर क्राउडेड हो जाता है। इससे भी क्या हो जाता है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू कांटेक्ट में अगर अनदर अनइन्फेक्टेड पर्सन आएगा तो भी उसको क्या कर सकता है? टीबी कोज कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन। मतलब यदि कोई पर्सन है जो एक्सेसिव मतलब ज्यादा अल्कोहल का एडिक्शन करता है तो उसको भी क्या कर सकता है? टीबी कोज कर सकता है। इसके अलावा हमारा हो गया स्मोकिंग हो गया, या ज्यादा स्मोक करने वाले हो गए, जैसे गांजा वाले या सिगरेट बीड़ी जो भी पीते हैं तो उनको क्या होता है? ये टीबी होने का चांस क्या होता है? ज्यादा रहता है। इसके बाद में हमारा क्या है? सीवियर किडनी डिजीज। पर्सन है तो वो क्या है? लंबे टाइम से टीबी उसकी किडनी में है तो वो टीबी क्या करेगी? फैल कर क्या कर सकती है? पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर भी फैल सकती है। तो ये क्या करता है? सीवियर किडनी डिजीज। तो ये भी क्या करती है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को रिस्क फैक्टर अफेक्ट करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है डायबिटीज पे जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या करती है? जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होती है वो क्या करती है? ये इसका रिस्क फैक्टर होता है। इसके बाद में जैसे कोई पर्सन होता है अगर उसकी इम्यूनिटी है लो हो गई तो उसको क्या कर सकता है? टीबी कोज कर सकता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारे लेटेंट फेज, जैसे हमारे फेज लेटेंट फेज के अंदर हमारे बॉडी के अंदर आया तो वो क्या करेगा? लेटेंट फेज के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर WBC होगी तो वो क्या कर लेगी? माइकोबैक्टीरियम को इंगल्फ कर लेगी। तो बाद में जैसे हमारी इम्यूनिटी कभी लो होगी या फिर कभी जैसे क्रोनिक टाइम से हम बीमार रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे? अगर जैसे हमारी इम्यूनिटी लो होगी तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करेंगे? हमारे को इफेक्ट कर देंगे। तो लो इम्यूनिटी के कारण भी क्या कर सकता है? ट्यूबरकुलोसिस कोज कर सकता है। इसके अलावा एज हो गया। एज में क्या होता है? एक तो ये नियोनेटल पर्सन और एक ओल्ड पर्सन को क्या करता है? टीबी जल्दी कोज करता है। जो मतलब इनकी इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे अगर पर्सन होता है, जैसे वो ह्यूमन होता है तो वो क्या करता है? अपनी एज के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी पावर भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर या कोजिंग फैक्टर टीबी के कौन कौन से। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे कोई पर्सन को टीबी हो गया है तो उसके अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको, साइन और सिम्टम्स को। तो मतलब टीबी कोज होने के बाद जैसे कोई रिस्क फैक्टर आ गया टीबी का तो इसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं जो टीबी से रिलेटेड होते हैं। तो इससे सबसे पहला इसका एग्जांपल है हमारा कफ कौन सा होगा? ड्राई होगा, म्यूकस होगा, ब्लड होगा। मतलब कफ के साथ क्या आएगा? ब्लड आएगा, या हमारा ड्राई म्यूकस होगा, ड्राई कफ होगा, या क्या होगा? म्यूकस वाला कफ होगा। कितने? मोर देन 3 वीक। अगर 3 वीक से ज्यादा हमारे को कफ आ रहा है, चाहे ड्राई आ रहा है या म्यूकस आ रहा है, ब्लड वाला आ रहा है, तो हमारे क्या है? टीबी के साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में क्या होगी? डिफिकल्टी होएगा, ये अपना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फीवर विद चिल्स, मतलब चिल्स के साथ क्या होंगे? फीवर होंगे या नाइट स्वेट्स होंगे फीवर के साथ। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी लगने लग जाएगी जो पेशेंट्स हो जाएगा टीबी का, इसके अंदर क्या साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, उसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? चेस्ट के अंदर क्या करेगा? पेन करेगा। जैसे मतलब कोई पर्सन टीबी से कोज हो गया तो उसके चेस्ट में क्या होगा? पेन होगा। या फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस क्या हो जाएगा? उसका एकदम कम हो जाएगा। या फिर फ्लूइड अराउंड द लंग्स के अराउंड क्या
हो जाएगा, फ्लूइड का अकोमोडेशन हो जाएगा। इसके अलावा एनलार्ज मतलब जो लिम्फ नोड है, जैसे लिम्फ नोड की साइज है हमारी, तो लिम्फ नोड की साइज क्या करेगी, एनलार्ज कर जाएगी। तो ये भी क्या है, साइन और सिम्टम्स टीबी के अंदर दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा फटीग होना, वीकनेस होना मतलब थकान होना, या उसको मतलब वीकनेस होने लग जाएगी। इसके अलावा ये हमारा है हेमेटोपाइसिस। हेमेटोपाइसिस क्या होता है, मतलब कफ, कफ के साथ क्या होना, ब्लड होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपाइसिस। मतलब ये ज्यादा सिम्टम्स टीबी के अंदर दिखाई देने लग जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में सबसे पहले क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर या फिर हमारे कॉजिंग फैक्टर। कॉजिंग फैक्टर के कारण, कॉजिंग फैक्टर कौन सा है हमारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या एम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर ड्यू टू कॉजिंग फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर, इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा हो गया हमारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जैसे हमारी बॉडी के अंदर गया तो क्या करेगा, ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू अल्वेओलाई। मतलब जैसे हमने नोज से इनहेल किया, इनहेल करने के बाद वो क्या गया हमारे ट्रेकिया, ट्रेकिया से हमारे एयरवे के थ्रू हमारा कहां जाएगा, एल्वेओलाई के अंदर। एल्वेओलाई के अंदर जाने के बाद वो क्या करेगा, जैसे किसी पर्सन की इम्यून रिस्पांस शो नहीं करा, मतलब उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन करने से क्या करेगा, जो हमारी बॉडी है, मतलब लंग्स है, लंग्स में क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में क्या होता है, ट्रांसफर टू लिम्फ सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम। मतलब ये एल्वेओलाई में जाने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करेगा, जैसे हमने देखा था कि जो हमारा टीबी है, टीबी पल्मोनरी मतलब लंग्स के अलावा अनदर ऑर्गन्स में भी फैलता है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड्स हो गया, तो उसके अंदर जाएगा। तो ट्रांसफर होगा लिम्फ सिस्टम के, मतलब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो हमारी बॉडी के अंदर अनदर पार्ट्स के अंदर भी जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा। तो उसके बाद में हमारे क्या करेंगे, जैसे ही हमारे बॉडी के अनदर पार्ट्स के अंदर गया तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या कर जाएगा, रिस्पांस शो करने लग जाएगा। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पांस करेगा तो जो हमारे बैक्टीरिया, जो हमारे बॉडी के अंदर फेगोसाइट्स मतलब जो डब्ल्यूबीसी है, वो क्या करेंगे, जाएंगे इंगल्फ कर जाएंगे बैक्टीरिया को। जो बॉडी के अंदर जो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे जैसे लंग्स के अंदर, लंग्स के अलावा लीवर में हो गया या ब्रेन में हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में हो गया, तो उसको क्या कर जाएंगे, फेगोसाइटोसिस क्या कर जाएंगे, उस बैक्टीरिया को क्या कर जाएंगे, इंगल्फ कर जाएंगे, मतलब खा जाएंगे। जैसे वो खाएंगे तो क्या करेगा, टीबी लिम्फोसाइट, जो हमारे टीबी लिम्फोसाइट से, टीबी लिम्फोसाइट बेसिलाई वो क्या करेंगे, स्प्रेड नॉर्मल टिश्यू के अंदर स्प्रेड करेंगे, जिसके बाद में क्या होगा, हमारा अकोमोडेशन होगा किसके अंदर, एक्सक्यूडेड इन एल्वेओलाई के अंदर हमारा अकोमोडेशन होगा और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस शो करने लग जाएगी। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मतलब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन, मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर साइन और सिम्टम्स शो करने लगे टीबी के, हम साइन और सिम्टम्स शो करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे या डायग्नोस्टिक स्टडी कराएंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो टीबी है वो कहाँ तक, मतलब कहाँ तक फैल चुका है, किस स्टेज तक है। तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। कोई भी पेशेंट होगा उसकी क्या करेंगे, उसके पास्ट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे कि उसको कभी पहले टीबी हो तो नहीं रखा है, या प्राइमरी स्टेज में कभी हो नहीं रखा है, या फिर लेटेंट स्टेज में जो बैक्टीरिया है वो क्या इंगल्फ तो नहीं हो रखे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे। जो भी पेशेंट होगा उसका हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे लेंगे। चेस्ट एक्सरे के द्वारा हमारे को पता चल जाएगा कि एक लंग्स में या दोनों लंग्स के अंदर टीबी स्प्रेड कर चुका है। इसके बाद में हम देखेंगे कि स्पुटम टेस्टिंग। स्पुटम टेस्टिंग क्या हम 2 टाइप से करेंगे। 2 टाइप से किस प्रकार करेंगे, एक तो करेंगे हम एएफबी स्मीयर, एक एएफबी कल्चर। तो एएफबी क्या होता है, एएफबी हो गया हमारा एसिड फास्ट बेसिलाई। मतलब जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसका क्या लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मीयर करेंगे। स्मीयर में क्या होगा, हमारा रिजल्ट होगा ना, वो क्या करेगा 1 से 2 डेज में शो कर जाएगा। मतलब लेकिन जो एएफबी स्मीयर होता है उसके अंदर क्या होता है, जो रिजल्ट तो आ जाता है 1 से 2 दिन के अंदर, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है, प्रॉपर्ली शो नहीं कर पाता है कि मतलब
मतलब कौन सा माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वो अंदर गया है। तो जो ये रिजल्ट तो हमारे को कम डेज के अंदर दे देता है, लेकिन जो एएफबी स्मीयर है मतलब एसिड फर्स्ट बेसिलस स्मीयर है उसका रिजल्ट तो जल्दी शो होने लग जाता है, लेकिन क्या करता है जो ये एएफबी स्मीयर है उसमें क्या हमारे को प्रॉपर्ली पता नहीं लग पाता है। इसके बाद में हम क्या करते हैं एएफबी कल्चर में मतलब एसिड फास्ट बेसिलाई का क्या करते हैं कल्चर करते हैं। तो कल्चर क्या करता है, कल्चर के अंदर हमारे को रिजल्ट तो प्राप्त होता है 7 to 8 वीक, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है प्रॉपर्ली प्राप्त हो जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और वो कहां तक फैल चुका है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं एएफबी कल्चर करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मॉन्टेक्स टेस्ट या ट्यूबरकुलम स्क्रीन टेस्ट। मतलब मॉन्टेक्स टेस्ट क्या होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या करता है हमारी बॉडी के जैसे बॉडी के अंदर क्या करते हैं हम ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करवाते हैं। ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट कराने के बाद हमारा क्या आईडी मतलब इंट्राडर्मल ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करवाते हैं। इंजेक्ट करवाने के बाद मतलब 48 आवर के अंदर मतलब 48 घंटे 42 से 48 आवर के अंदर क्या करते हैं हम चेक करते हैं कि वो मतलब जहां पर हमारा आईडी लगा है अगर वहां हमारा जैसे डार्क सर्कल हो गया तो वो क्या करेगा टीबी को शो करेगा, मतलब टीबी पॉजिटिव शो करेगा। इसके अलावा अगर नहीं होगा तो हमारा क्या करेगा टीबी अनइंफेक्टेड पर्सन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है किसका टीबी के लिए, उस मतलब पूरी मतलब फिक्स पता लगाता है मतलब प्रॉपर्ली जानकारी देने वाला टेस्ट कौन सा होता है हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारा क्या है क्वांटिफेरम टीबी गोल्ड टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे इंक्रीज तो नहीं हो रखी है या डिक्रीज तो नहीं हो रखी है। इसके अलावा हमारे किया जाता है एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट क्या होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे मतलब बॉडी के अंदर पता लगाया जाता है कि टीबी कैसे फैल रहा है। इसके अलावा हमारा पीसीआर टेक्निक की जाती है। तो ये है हमारा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स है जो भी टीबी का पेशेंट है उसको ऐसी कौन कौन सी फार्माकोलॉजिकल ड्रग प्रोवाइड कराए जिससे वो अपने हेल्दी अवस्था में आ जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले है फर्स्ट लाइन ड्रग, मतलब सबसे पहले कौन सी ड्रग प्रोवाइड कराते हैं हम। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारे कौन कौन सी ड्रग्स आती है पायराजिनामाइड, रिफाम्पिन, आइसोनियाजिड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो कब प्रोवाइड की जाती है जब फर्स्ट अवस्था में जो भी हमारा टीबी है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग को याद करने की ट्रिक है हमारी प्रिस्ट। प्रिस्ट मतलब पुजारी, मतलब जो पुजारी से है ना। तो ये प्रिस्ट वाली जो हमारी है ना ये हमारी कौन सी है फर्स्ट लाइन ड्रग है। तो ये हमारे कब मेडिकल मैनेजमेंट की जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो हमारी कौन सी होती है पायराजिनामाइड, रिफाम्पिन और आइसोनियाजिड एंड इथाब्यूटियोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके अलावा हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में टीबी की जो सेकंड लाइन ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो इसमें सेकंड लाइन ड्रग में देखते हैं हम कौन कौन सी सेकंड लाइन ड्रग्स होती है। तो इसकी सबसे पहली है हमारे इथ्योनेमाइड, साइक्लोसेरिन एंड रिफाम्ब्यूटिन या एमिकेसिन हो गई। इसके अलावा हमारी हो गई केनेमाइसिन हो गई या फिर पैरा एमिनोसाइक्लिक एसिड हो गई। तो ये हमारी कौन सी ड्रग्स है हमारे टीबी की सेकंड लाइन ड्रग्स। इसके अलावा जो हमारी अदर ड्रग्स है वो कौन कौन सी हो गई हमारी एजिथ्रोमाइसिन हो गई या ऑक्सीफ्लोक्सेन हो गई। तो ये हमारा क्या है मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब जो भी पेशेंट टीबी से कॉज्ड हो गया है या टीबी से उसके साइन और सिम्टम्स या हमने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है वो ये प्रोवाइड करेंगे और सेकंड लाइन ड्रग्स ये प्रोवाइड कराएंगे। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, मतलब जो नर्स होती है उसका क्या रोल होता है टीबी के पेशेंट्स को हेल्प करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट का आइसोलेट द पेशेंट। जो भी टीबी का पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट क्यों करना चाहिए क्योंकि अगर क्लोज कांटेक्ट या अदर किसी के कांटेक्ट में कोई पर्सन आएगा तो वो क्या करेगा जो हेल्दी पर्सन है उसको भी क्या कर देगा टीबी से इन्फेक्टेड कर देगा। तो क्या करना चाहिए जो भी टीबी के पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए आइसोलेट करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अवॉइड द सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब वो हो गया कि हमारे को क्या करना चाहिए अलग रहना चाहिए आइसोलेट करना चाहिए। तो सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करना चाहिए अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा
जो भी नर्स होती है उसका जो काम होता है, क्या क्या वर्क होता है, इम्प्रूविंग करना किसको, ब्रीथिंग पैटर्न को। जैसे हमने साइन और सिम्टम्स में देखा था, क्या कर रहे थे, जो भी टीबी का पेशेंट उसको क्या करना था, मतलब ब्रीथिंग लेने में क्या हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी, तो उसको क्या करना चाहिए, इम्प्रूविंग करना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, किसके लिए, कवर माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, मतलब जब भी वो स्नीज करे या कफिंग करे तो उसको क्या करना चाहिए, अपने माउथ को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए, ताकि वो खुद तो इन्फेक्टेड है लेकिन दूसरों को इन्फेक्टेड नहीं करे। तो ये क्या करना चाहिए, हमारे को एजुकेट करना चाहिए, किसको, टीबी वाले पेशेंट्स को। इसके बाद में नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्स शुड मॉनिटर, नर्स को क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, क्या, ब्रीथ साउंड मॉनिटर करना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना चाहिए, और स्पुटम प्रोडक्शन, मतलब उसकी ब्रीथ साउंड क्या आ रही है, वो कैसी आ रही है, मतलब विस्लिंग साउंड तो नहीं हो रही है। इसके अलावा हमारा रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, नॉर्मल हमारी होती है 16 टू 20 ब्रीथ पर सेकंड, तो वो भी हमारे को चेक करनी चाहिए कि पेशेंट की कितनी रेस्पिरेटरी रेट आ रही है। इसके अलावा हमारा स्पुटम का प्रोडक्शन चेक करना चाहिए कि वो कितना आ रहा है। तो ये क्या रहती है, नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या, इसको मॉनिटर करना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे जो भी टीबी के पेशेंट है उसको। इसके अलावा लास्ट है हमारा इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मतलब समझाएंगे द मेडिसिन, की मेडिसिन विच एम्प्टी स्टोमक एंड फूड इनटेक, मतलब जो भी टीबी का पेशेंट है उसको हम अंडरस्टैंड करवाएंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन उसको खाली पेट लेनी है और कौन कौन सी मेडिसिन उसको खाना खाने के बाद इनटेक करनी है। तो वो क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को। हमारा हो गया स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में मतलब जो हेल्थ केयर टीम है या नर्सेज है तो उसको क्या करना चाहिए, खुद को भी मास्क का यूज करना चाहिए, हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए। ये यूज इसलिए करना चाहिए ताकि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका मतलब ट्रीटमेंट करते समय या उसको जो भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं हम या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उससे हमारे खुद को इन्फेक्टेड ना हो जाए, तो हमारे को क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को यूज में लेना चाहिए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक और शेयर करें।